अक्सर आपने कहते सुना होगा कि हमारे शरीर की अधिकांश बीमारियों का रास्ता वो पेट से होकर गुजरता है। तो हमने सोचा कि हम इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जब भी पेट की बीमारी की बात आती है तो कोष्ठ शुद्धि की बात आती है। अमूमन डॉक्टर कहते हैं कि कोष्ठ शुद्धि करानी चाहिए, आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं। अब वो कोष्ठ शुद्धि क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हमने बातचीत की आस आयुर्वेदा कुरुक्षेत्र के पंचकर्मा विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ से। इससे पहले कि हम आपको बातचीत सुनवाएं और दिखाएं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और आपको अच्छी लगे तब भी, अच्छी ना लगे तब भी कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश भी तभी पैदा होती है जब आप कमेंट्स करते हैं और उत्साह भी तभी बढ़ता है जब आप कमेंट्स करते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ आप हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब देखते हैं डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ से हुई बातचीत। डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ, आपका 5 मिनट्स अपने लिए में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये सुनते हैं जब भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो अच्छे आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल डॉक्टर कहें या जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि आपकी बीमारी के इलाज से पहले हम आपकी कोष्ठ शुद्धि करेंगे। ये वास्तव में कोष्ठ शुद्धि है क्या? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात कहूँ। कोष्ठ शुद्धि से हमारा तात्पर्य है कि हमारे जो भी संचित दोष हैं उनका आयुर्वेद में स्थान लगभग उसको पेट को ही माना जाता है, नहीं उदर को, पेट को सारी बीमारियों का ही कारण माना जाता है। ओके। माना जाता है। तो शाखा से जब भी दोष अंदर पेट में आते हैं उसका जो एलिमिनेशन किया जाता है उसे कोष्ठ शुद्धि कहा जाता है। कोष्ठ शुद्धि के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें फास्टिंग जिसे बोलते हैं, फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन यू कैन से। जैसे हमारे सनातन धर्म में ये आता है कि हमारे यहाँ तो उपवास का, वैसे शायद बाकी धर्मों में भी होता हो, लेकिन हमें तो क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमें पता है कि उपवास का बड़ा महत्व है। ख़ासतौर पे घर में महिलाएं जो हैं वो एकादशी का, अष्टमी का और ये और वो, कोई हमारे यहाँ लक्ष्मी माता का, कोई वैभव लक्ष्मी का, मतलब इस तरह से व्रत रखने की बहुत सारी अवधारणा है। सर, लंघनम परम औषधम आयुर्वेद का एक सूत्र है। लंघनम परम औषधम। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, फीवर है, ज्वर है, जैसे आप लंघन करके ही हटा सकते हैं। बहुत सी कफ की ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अगर आप लंघन का इस्तेमाल करें, फास्टिंग का मतलब आप खाना पीना थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें। उदर की बहुत सी व्याधियां हैं जिन्हें आप लंघन करके यानी फास्टिंग करके ही हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, मूंग की दाल का सूप पी सकते हैं, जिससे आपके कोष्ठ को आराम मिलता है और जो संचित वहाँ पर दोष हैं वो एलिमिनेशन होने में, उनका पाचन होने में उनसे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। मतलब सामान्य भाषा में जिसको हम आम लोग, क्योंकि आजकल जो ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी लोग समझने लगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे आप कहते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की आसानी के लिए, उसको दुरुस्त रखने के लिए लंघन मतलब व्रत। लंघन का मतलब यानी व्रत। एक और कंसेप्ट आजकल मॉडर्न टाइम्स में जिसे एक मॉडर्न फैड की तरह यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग और कुछ नहीं, आयुर्वेद का ही एक मॉडर्न स्वरूप है जिसमें 16-16 घंटे, 24-24 घंटे व्यक्ति को भूखा रखा जाता है। जो आपके मेटाबॉलिज्म को यानी आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिसकी वजह से आपके जो मोटापा, डायबिटीज़, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं जो स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं, उससे ठीक होने शुरू हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो कंसेप्ट है हमारे आयुर्वेद, हमारी संहिताओं से लिया गया एक कंसेप्ट है। ओके। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि एक तो होगी ये डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या जब हम कोष्ठ शुद्धि नहीं करते हैं, इसके टर्मिनेशन दोषों की नहीं करते हैं, तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की ही डिजीज़ होती है या और भी रोग हो सकते हैं इससे? इंग्लिश में एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं कि पीपल डोंट डाई ऑफ हार्ट अटैक, दे डाई ऑफ गट अटैक। पेट जो है सभी बीमारियों का, जैसे मैंने शुरू में कहा, जड़ है। अगर कोष्ठ आपकी शुद्धि नहीं है, आजकल तो वैसे ही हम लोग इतना एक्सपोज हैं पेस्टिसाइड से, पोल्यूशन से, प्रोसेस्ड फूड से, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा
इफेक्टेड रहता है। तो जो भी हम खाते पीते हैं, अगर वो मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक नहीं है तो बॉडी में दोष यानी आम यानी टॉक्सिन्स बनते हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा नॉर्मल है आजकल, सभी को होता है। पसीना नहीं आता है क्योंकि हम एसी में सारा दिन बैठते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोष अंदर ही अंदर संचय होते हैं। और अगर हम उनका एलिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वो पर्गेशन के माध्यम से हो, लेग्जेटिव या विरेचन के माध्यम से नहीं करेंगे, तो अंदर ही अंदर संचय होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा दूसरे दोषों को जन्म देते हैं। इसका एक साधारण सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। 90% जो माइग्रेन के केसेस हैं वो क्रोनिक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी से रहते हैं। स्वतंत्र एक व्याधि माइग्रेन अपने आप में इन सब चीज़ों में बहुत कम पाई जाती है। तो सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, एक खाली पेट का कैप्सूल लगभग पूरा भारत खा लेता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटापेराजोल, इस तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी एसिडिटी ठीक नहीं होती, हो रही है, परंतु वो बड़ी बीमारियों को जन्म उस समय दे रहा होता है। जिसके मतलब वो तो सिर्फ टेम्परेरी एक शांति हो जाती है। आदमी ये सोचता कि मैं ठीक हो रहा हूँ और उसका आदी बन जाता है और उसके फिर साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन आयुर्वेद के ऐसे बहुत से लघु सूत्र हैं, जैसे कुंजल है एक प्रोसेस जिसको आप करके आप अपना जो उदरगत पित्त है, कोष शुद्धि आप अपनी कर सकते हैं। पेट में जो भी पित्त भरा हुआ है वो बाहर आपका निकल सकता है विरेचन के माध्यम से। अगर आप किसी वैद्य की सलाह से विरेचन करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जो आपकी कोष शुद्धि रखता है। वरना आप कुंजल करके भी अपने आप का जो आपका एसिड जो पित्त की है ऊपर अवस्था आमाशय में, उसको बाहर निकाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत माइग्रेन और एसिडिटी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फिर तो इसका मतलब डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी हुआ कि वैसे तो हमें ये लगता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आप पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों से राय लेके, क्योंकि प्रकृति के अनुसार कोष शुद्धि के भी अलग अलग प्रकार, ये तो है नहीं कि मान लीजिए मुझे पैतृक दोष तो नहीं है और मैं डेली कुंजल करना शुरू कर दूं जैसे आपने बताया, तो मैं अपने आप ही अपना चिकित्सक बन जाऊं, अपने आप ही डिसाइड कर लूं कि मैं कोष शुद्धि ऐसे कर लेता हूं। तो क्या ये स्पेसिफिक होता है कि इस तरह के लोगों में ये कर सकते हैं, इस तरह के लोगों में नहीं कर सकते हैं, इस तरह की, या ये व्यक्ति तो कुंजल कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये मृदु रेचक लेगा, ये कौन सा रेचक लेगा, तो वो तीव्र रेचक लेगा क्या? देखिए, ये सब करने से पहले आप एक वैद्य की सलाह का जरूर पालन करें अपने आप, क्योंकि आयुर्वेद भी बहुत पर्सनलाइज नेचर में है, बहुत व्यक्तिगत है। जैसा आपने कहा कि प्रकृति व्यक्ति की अगर मालूम हो, अगर किसी व्यक्ति की कफ प्रकृति है तो हो सकता है उसके लिए जो उसके चिकित्सक हैं वो सद्य भवन को उसको एडवाइस करें। बिल्कुल। अगर पैतिक प्रकृति है तो हो सकता है कि वो विरेचन पहले उसे देना चाहें, और अगर वातिक प्रकृति है तो हो सकता है इन दोनों में से कोई भी अवस्था को फॉलो ना करें और किसी और तरीके से आयुर्वेद की कोई और विधा है उसका इस्तेमाल करें। तो वैद्य की चिकित्सा लेना, वैद्य की सलाह लेना इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। ये सही कहा आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में, अगर मैं ये कहूँ कि हम 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 140 करोड़ में 280 करोड़ जो है वो वैद्य हैं। जी बिल्कुल। आप कोई भी बीमारी बता दें तो वो कहेगा कि जी मेरे उसके जीजा को ये तकलीफ हुई थी तो उसने कुंजल किया, वो ठीक हो गया। मेरे साले को ये हुआ था, मेरे ताऊ के लड़के को हुआ था, मेरे चाचे के लड़के को हुआ था, इसको हुआ था, मेरी ससुराल में ऐसे हुआ था, वो ऐसे कैसे, और उसके चक्कर में और ज्यादा बीमार होकर बैठ जाते हैं और उससे पैथी बदनाम हो जाती है। क्या आयुर्वेद में तो ऐसे ही है, बस गड़ंगी मारे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ठीक होता है। लेकिन वो कारण क्या होता है कि प्रॉपर हम चिकित्सा परामर्श लेते नहीं और अपने आप से अपनी चिकित्सा करनी शुरू कर देते हैं। तो और कोष शुद्धि के बारे में आप, मतलब जैसे कई बार कहता है कि जोड़ों में दर्द, जो आम बात की हम बात करते हैं कि उसके अंदर भी पेट का कुछ न कुछ रोल रहता है कि आम का पाचन नहीं हो पाता तो उसका संचय हो जाता है। तो कोष शुद्धि को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये तो होगी बीमार की बात, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए भी कोष शुद्धि का कितना महत्व? देखिए, जिस तरह हम अपनी गाड़ी की सर्विस भले वो खराब हो या ना हो, साल में एक बार दो बार टाइम पे कराते, इस तरह आयुर्वेद में पंचकर्म यानी कोष शुद्धि की अगर हम बात करें तो कम से कम साल में होली और दिवाली के वक्त पे आप इसे जरूर कराएं, यानी एक वसंत ऋतु में और एक शरद ऋतु में। ओहो, आपने जो मेजर चेंजेस हैं मौसम के, कि जब हम सर्दी से गर्मी में जाएं, गर्मी से सर्दी में जाएं। आजकल क्या होता है कि पहले हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि एक सीजन से हम दूसरे सीजन में, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब जा रहे होते तो हम ट्रांजिशन करते थे अपने खाने पीने का। लेकिन आजकल सारी खाने पीने की चीज़ें 12 महीने ही हमें मिलती है, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि किस मौसम में क्या खाएं। अब आजकल गोभी भी मिल रही है जबकि गोभी का सीजन नहीं है, मटर मिल रही है, मटर का सीजन नहीं है, पालक मिल रहा है, पालक का सीजन नहीं है,
दही हम लगभग सारा साल खाते हैं, जबकि दही का वसंत और ग्रीष्म ऋतु में निषेध माना गया है और शरद ऋतु में भी निषेध माना गया है। ये सारे जो तो मतलब 6 महीने तो खा ही नहीं सकते दही। बिल्कुल। तो आहार का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो दोषों का बिल्कुल संचय होगा कोष्ठ के अंदर। और जैसा आपने बोला कि आमवात, संधिवात, ये जब चीज़ें होती हैं, स्नेह की हमारे अंदर बहुत कमी है। आजकल लोग देसी घी का उपयोग नहीं करते, कि पिज़्ज़ा बर्गर खाते हुए जो हाई कैलोरी फूड है, प्रोसेस फूड है, हम एक बार भी नहीं सोचते। फास्ट फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा, फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ पूरा का पूरा यूथ का ध्यान पूरा वहीं रहता है। लेकिन हम घी खाते हुए बहुत संकोच करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, गट में बहुत ड्राइनेस रहती है, हमारे जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड है जो ग्रीस की तरह काम करता है वो नहीं बनता। फलस्वरूप क्या है कि अब बहुत सी जल्दी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी अर्ली डिजनरेटिव चेंजेस हमारे जॉइंट्स में, इन सब में होने लगे हैं, जिसका हम आयुर्वेद के पंचकर्म यानी बस्ती चिकित्सा से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उससे पहले पूर्व कर्म उसके स्नेहन और स्वेदन होते हैं। स्नेहन पूर्व कर्म है। ये रस्म हम पंचकर्मा में ले लेंगे इसको, कि पंचकर्मा में हम एक अलग ऐप के साथ एपिसोड करेंगे कि पंचकर्मा क्या है, उसमें लेंगे। एक रस्म आपने बहुत अच्छी बात कही आजकल की यूथ के बारे में। हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं या तो हमारी कमी लगाएं या फिर पूरे एटमॉस्फेयर की या सोशल मीडिया की कमी लगाएं कि यूथ जिम की तरफ तो जाने लगा है, लेकिन वो अपने शरीर के शोधन की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे पंचकर्मा ही लगा लें या आपका कोश शुद्धि की बात है, इसकी तरफ जाने के बजाय अपनी बस सिर्फ वो जिम की तरफ जाना शुरू कर देता। जिससे क्या है कि जिम का व्यवसाय तो पनप गया और उसके साथ साथ वहाँ पे वो प्रोटीन्स भी देने शुरू कर दी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारे किडनीज को भी नुकसान कर रहा है और सम हाउ फैटी लीवर भी क्रिएट कर रहा है। तो उन चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमारे यूथ को अब आपका एक मैसेज ये भी आ गया आपकी बात में ही, हमारे यूथ को कम से कम अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई, हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात सुनते हैं लेकिन बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने की बात वो आप जैसे जो पंचकर्मा विशेषज्ञ उनके पास जाके अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई हम कर सकते हैं। बिल्कुल। डिटॉक्सीफाई करने से मतलब आपने जो बीमारियां बताई, पेट की बीमारियां बताई, संधिवात बताई, आमवात बताई, हम बहुत सारे, और जैसे ये हेयर फॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो ठीक हो सकती हैं। और कोश शुद्धि के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोश शुद्धि से लगभग ऐसी कोई आयुर्वेद की में कोई भी ऐसी रोग का नाम नहीं है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। जो आपने जिम की बात की, जिम जाने से पहले कुछ एक बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आजकल यूथ जिम जाता है, सबसे पहले तो क्या आपको अमुक सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर आप निश्चय करें कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। किसी भी रैंडमली कोच की एडवाइस आप बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत से प्रोटीन पाउडर्स स्पूरियस मिलते हैं, तो आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि ये पाउडर बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अक्सर क्या करते हैं, जिम जाते हुए लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं। बहुत प्रोटीन पाउडर, बहुत केले के शेक, बनाना शेक, ये सब शेक हम लोग पीने शुरू कर देते हैं, जो एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। और हो सकता है आपकी डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिज्म फायर एकदम से इतनी प्रोवोक नहीं होती कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। अक्सर ये होता है कि जिम जाते ही लोग बीमार पड़ने लगते हैं एकदम से। तो अपने बल के अनुसार ही व्यायाम करें, जिम करें। और जिम बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर आप वेट उठाते हैं तो कई बार स्टिफनेस भी लेके आता है। तो जिम के साथ साथ मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हर प्रकार का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। कार्डियो भी ज़रूरी है, जिम भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका वो मसल फैट और उसको बर्न करने में हेल्प करता है, टोनिसिटी में हेल्प करता है। योगा से हम थोड़ा विमुख हो रहे हैं यूथ जो है, जबकि योगा आपकी बॉडी को शारीरिक और मानसिक दोनों ही बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो योग जरूर करें और वॉकिंग भी करें। वॉकिंग बिल्कुल करें। लाइट कार्डियो एक्सरसाइज में वॉकिंग का एक बहुत बड़ा स्थान है। फैट लॉस, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी वो करता है। तो सारे व्यायाम का एक संतुलन आपके पास ज़रूर हो। आप सिर्फ एक जिम में जाके डंबल्स उठाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ही महत्व मत दें, बाकी ट्रेनिंग्स को भी आप उतना ही महत्व दें। अच्छा, एक चीज़ और यूथ में अक्सर देखने को आ रही है कि इस चक्कर में ना कि जो हम फिल्मी हीरोज़ हैं, इनके सिक्स पैक्स और ये मसल्स और ये सारी चीज़ें वो देखने के बाद हम हार्मोनल थेरेपीज़ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं। अब ये बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन कोई भी आयुर्वेदिस्ट कभी भी ये सजेस्ट करेगा नहीं। आयुर्वेदा के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे स्वस्थ रहना जो है वो पहला उद्देश्य है आयुर्वेद का। कि जो आपने कोश शुद्धि की बात की, उससे बीमारी को तो दूर कर ही सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं, हम बीमार ही ना हो, इसकी तरफ भी पूरा
कोश शुद्धि का वो रहता है। तो डॉक्टर साहब आपने कोश शुद्धि के बारे में बहुत अच्छी तरह से बहुत सरल भाषा में, सबसे बड़ी विशेषता बोलने वाले की यही होती है कि वो सरल भाषा में किसी भी व्यक्ति को समझा दे, उसमें पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ा हो, सभी व्यक्तियों को समझ में जाए। आपने कोश शुद्धि के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपसे, आपने एक बीच शब्द इस्तेमाल किया था पंचकर्म, जी, हम पंचकर्म के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।